हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि यह जो है गणित कक्षा 10th का जो है सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। और 100% जो है वह गारंटी है कि 100% यानी उम्मीद है 2024 में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। समझ में आ रही है। और इतना विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो देखने के बाद इस तरह का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर आप लोग को करेंगे नहीं। देखिए, आप सभी देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या है। सबसे पहले हम आप लोग को बेसिक बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। बेसिक के साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद समझ जाएगा, 100% समझ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहले द्विघात समीकरण का विवेचक। देखिए, अगर आपसे विवेचक पूछेगा तो विवेचक को डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक पॉइंट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। कभी भी आप आपसे विवेचक पूछेगा तो आप डी निकालोगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, x² प्लस में लिखा हुआ है 4x प्लस में b है। अब यहाँ से बताइए a का मान कितना है, तो यहाँ पर a होता है। फिर b का मान कितना है, यहाँ 4 हो गया। और c का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो c का मान देखिए b है। क्लियर है। तो d निकाल दीजिए यहाँ से फार्मूला के अकॉर्डिंग, B² - 4AC। तो b की जगह 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के मान देखिए यहाँ से 1 है और सी के मान यहाँ पर b है। तो हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस 4 इंटू बी 4b। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 16 माइनस 4b। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 100% राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई आप सबको। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर है मेरे छोटू। चलिए तो इसको पूरा हम मिटा देते हैं और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में की कह रहा है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा है तो चाप AB की लंबाई किसके बराबर होगा। देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, सो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चाप की लंबाई, समझ रहे हैं ना, चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 अगुने 2πr। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा 100%। ठीक है, क्योंकि यही इसका कॉन्सेप्ट है, चाप की लंबाई बराबर θ/360 इंटू 2πr। 100% आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है। अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो θ/360 गुने 2πr। एक मिनट, स्क्वायर वाला तो पहले कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्वायर वाला पहले कट जाएगा, सो ये ऑप्शन ही होगा और ये ऑप्शन ही होगा। अब कह रहा है θ/360, अब गुने में केवल पाई आर आ रहा है ना, तो ये तो एकदम नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए तो थी लिखा हुआ है पाई, एक मिनट हम इसको बैक कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है πr/180 डिग्री, यही लिखा हुआ है 180 डिग्री। देखिए तो इसको कॉन्सेप्ट में लाइए, θ/360 आगुने मैंने क्या बताया 2πr, 2 से कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए πr θ/180 आया कि नहीं, तो 100% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया गया वो कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसका PDF आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ज्वाइन व्हाट्सअप करके आप उस व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इसके शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो बताइएगा ए का मान क्या होगा। देखिए फाइनली एक ही फार्मूला होता है, माइनस में B/2a, यही होता है ना फार्मूला, माइनस में B/2a। अब मेरे प्यारे बच्चों आप गौर से देखोगे, कह रहा है शून्यक बराबर है परंतु अगर विपरीत चिन्ह रहेगा ना तो हमेशा ए का मान पूछ रहा है। तो जहाँ पर ए है लिखा हुआ वहाँ पर बी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं माइनस में ए, अब बटा नीचे क्या होता है 2a, तो 2a कट जाएगा। एक मिनट, इसका राइट आंसर वैसे तो इस ऑप्शन से ही नहीं आएगा, हम इसको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाएगा
सो इसको अभी नहीं बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीच में बाय द वे क्वेश्चन भी आता है ना कागो, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसको लास्ट में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितना है और इतना है। तो पहली बात यह है कि एक अल्फा का मान 0 दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है 5, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा, तो 0 + 5 करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। अल्फा इंटू बीटा होता है C/1 मिनट, इंटू करना है ना, तो हम यहाँ से इंटू कर लेंगे, क्लियर है। तो इंटू करेंगे तो 0 × 5, तो 0 × 5 कितना हो जाएगा 0। अब पूछा द्विघात बहुपद, तब फॉर्मूला याद रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही फार्मूला होता है। अब आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कहना है कि बताए नहीं, और ये फार्मूला को हम घेर देते हैं, द्विघात बहुपद का ये सूत्र है, सो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर है छोटू। चलिए अब आप देखिए, बैठा देंगे यहाँ पर x² है तो x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए 5, यहाँ लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 0, तो कैलकुलेट करेंगे तो x² - 5x। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है छोटू। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथा के बाद 5वां नंबर का सवाल पर, इसको मिटा देते हैं, एनी प्रॉब्लम किसी को। चलिए अब देखिए 5वां नंबर का सवाल में कह रहा है एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या 4 है और आंतरिक त्रिज्या 3 है, इसकी लंबाई टोटल 10 है, तो धातु का आयतन कितना होगा। मतलब ये धातु कैसा है, बेलनाकार ना है बाबू, बेलनाकार है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक फिगर ले लेते हैं बेलनाकार। चलिए ले लेते हैं, 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। तो ये मैंने ले लिया एक बेलनाकार फिगर, आप देख पा रहे हैं, पर ये डबल है, तो डबल है तो डबल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर इस फिगर में बड़ी आर का मान कितना दिया हुआ है छोटू, बड़ी आर का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल इसका ऊपर से नीचे का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यस और नो। तो आयतन पूछा है, तो देखिए ये एक प्रकार का बेलन है और खोखला बेलन है, तो ध्यान रखिएगा खोखला बेलन, खोखला बेलन का आयतन का सूत्र हम आपको लिखा देते हैं, याद कर लीजिएगा, पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच, ये होता है खोखला बेलन का आयतन। पाई का मान 22/7 इंटू बड़ी आर का मान यहाँ देखिए 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटी आर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ऊंचाई 10 है, यहाँ से देखिए ऊंचाई 10 दिया हुआ है, 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 10, कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ कर देते हैं 22/7 गुने 16 में 9 घटेगा तो आ जाएगा 7 और लास्ट में है 10, तो 7 से 7 कट गया, 22 दहिया के कितना होता है 220, सो इसका आंसर हो जाएगा 220 cm3। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है छोटू। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, और जो बच्चा इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा। आइए देखते हैं, मान लो एक संख्या ले लेते हैं 2 और दूसरा संख्या इसके बाद सम कौन आएगा 4, अब दोनों का मासा निकालिए, 2 और 4 का मासा, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना आ जाता है, तो 2 ये आया। इसी प्रकार से मान लेते हैं 4 ले लेते हैं ए का मान, अब बी का मान लेते हैं 4 के बाद 6, अब 4 और 6 का मासा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, कट के आया 2 और 2 फिर लगाएंगे तो 4 में 2 दूनी 4, किसी भी हालत में देखोगे तो 2 ही आएगा। सो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर सम रहेगा लगातार सम तो उसका मासा 2 आएगा, और लगातार विषम रहेगा उसका मासा 1 आएगा, ठीक है।
तो लगातार सम का मासा 2 और विषम का मासा कितना होगा, 1 होगा। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है छोटू। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7 नंबर में कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। माने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। मान लो एक अपरिमेय संख्या ले लिए कितना, तो √3 ले लिए, और एक परिमेय संख्या 2 ले लिया। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आया, आप गौर से देखें तो अपरिमेय आया। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 8वां नंबर, कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है प्रायिकता, तो ध्यान रखिएगा प्रायिकता का कुछ शर्त होता है। सबसे पहली बात, प्रायिकता जो होता है ना उसको पीई से सूचित करते हैं, और प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा या बराबर होगा। ये प्रायिकता का कंडीशन होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। अब देखिए 44% लिखा हुआ है, तो 44/100 जाहिर सी बात है 1 से छोटा आएगा। 0.8 ये तो 1 से छोटा ही है, और 9/8 ये देखिए 1 से बड़ा है या नहीं है, और 1 से बड़ा होगा कभी भी प्रायिकता नहीं होगा, अभी मैंने बताया ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है। अब देखिए tn का मान कितना दिया हुआ है, 8n-2। उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा, तो n की जगह 7 रख दीजिए, t7 तो हो जाएगा 8 × 7 - 2, तो 8 7 56, 56 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ गए। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 है, तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, देखिए इसको मिटा देते हैं। की दिया हुआ, जो दिया वही लिखिए, a30 अब माइनस में a20, इसका मान 50 दिया हुआ है। मान रखिए ना, a30 का मतलब क्या हुआ, a + 29d। एक कम होता है, जितना दिया हुआ रहेगा उससे एक कम होता है, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ घेर दीजिए। a20 है तो इसको बोलेंगे a + 19d, एक कम कर देंगे, और इसका मान 50 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से a + 29d, अब माइनस में a, अब प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 19d का मान कितना, 50। अब छोटू a से a कट गया, 29d में 19d घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10d, और 10d का मान यहाँ है 50, इसीलिए d बराबर हो जाएगा 50/10, कट के आ जाएगा 5। तो देख लीजिए हमसे पूछा था सारवंतर क्या होगा, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है सारवंतर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और 11 में कह रहा है साइन स्क्वायर 48 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या होगा। फाइनली समझिएगा, साइन स्क्वायर 48 डिग्री है, माइनस ये कॉस में लिखा हुआ है तो इसको हम साइन में नहीं बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब माइनस में जो थीटा वही लिख देते हैं 42 डिग्री। अब ये बताइए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 48 डिग्री, अब माइनस ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 में 42 घटेगा तो 48 डिग्री, और दोनों सेम है, कट के कितना आ जाएगा 0। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गई। अब ऐसे ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिक भी बताते हैं। ट्रिक ये है कि अगर दोनों में ये दोनों जोड़ेंगे ना पूरक कोण रहेगा तो हमेशा 0 ही आता है घट के, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 12 में कह रहा है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और शेयर करके प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को देख लेते हैं, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 5/2 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होता है। एक बात बताते हैं, एक फार्मूला है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। आप जानते हैं ना, इसका होता है यही फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस में 2ab। देखिए यहाँ पर यही लगने वाला है, समझ रहे हैं ना। अब ये a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, a प्लस बी का मान लिख दीजिए 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, जब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 गुने 1। आपको मालूम है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, जब दोनों को गुना करेंगे तो 1 होता है कि नहीं। कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है ना, इसीलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 1 ले लिए। तब 5/2 का स्क्वायर करेंगे तब 25/4, माइनस में 2, भिन्न का जोड़ घटाओ तो आप सबको आता ही होगा। एलसीएम लेंगे 4, तो ऊपर हो गया 25 माइनस 4 दूनी 8, यानी 17/4। देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, और इसे मिटा देते हैं। देखिए 13 नंबर के सवाल में छोटू, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी एफ समरूप है और बी सी बराबर 4 ई एफ बराबर 5 है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, तो डी एफ का कितना होगा। फार्मूला याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय में आप लोग को ये बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया अब बटा त्रिभुज डी ई एफ का एरिया का जो अनुपात होता है ने, वो भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। जैसे इसी का भुजा देखिए बी सी है, तो कोई बात नहीं बी सी ले लेते हैं। दूसरा का भुजा ई एफ है, तो ई एफ का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें बैठाइए, किसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ए बी सी का 80 है, तो ऊपर लिख देते हैं 80। नीचे का क्षेत्रफल पूछा है, छोड़ देते हैं, त्रिभुज डी ई एफ बराबर बी सी का मान छोटू यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख देते हैं, और ई एफ का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, और टोटल का होल स्क्वायर। अब हल करेंगे तो हो जाएगा 80/, नीचे का एरिया मान लो x होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तिरछा गुना करने आता है ना, तो x का मान आ जाएगा 25 गुने 80 बटा में 16, तो 16 25 80, अब 25 25 कितना हो जाएगा 125, गुना करने आप सबको आना चाहिए। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं कि आप लोग को छूटेगा नहीं, इतना विश्वास है। 14 में, एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण होते हैं। देखो अगर एक वृत्त है, समझ रहे हैं ना, और एक वृत्त है और इसका एगो टुकड़ा कर दो, वृत्त का कोई टुकड़ा कर दो, खंड कर दो, तो इसका जो 2 कोण होता है वो क्या होता है, तो पूरक होता है 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। 15 में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास इतना है और इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक मिनट, ऊंचाई इसका 12 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। शंकु का आयतन, तो फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई छोड़ देते हैं, और आर का मान यहाँ देखिए, व्यास 10 है। पहले एक बात बताइए, व्यास कितना है 10, तो त्रिज्या यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, यानी 10 के आधा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इंटू ऊंचाई देखिए 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो देखिए कटेगा ना, 3 चौका 12 कट गया, 5 का स्क्वायर 25 चौका 100, इंटू में है पाई, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 100 पाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 में इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछा है। तो आइए बताते हैं कैसे मध्य बिंदु का नियामक निकलता है। ध्यान दीजिएगा आप सब। पहले बात तो याद रखिएगा कि अगर मध्य बिंदु ए और बी है, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का नियामक है। ठीक है, यहाँ देखिए x1 की जगह -3 है, तो -3, प्लस x2 की जगह 7 है, तो यहाँ रखेंगे 7/2। y1 की जगह पहला में 4 है, तो यहाँ रखेंगे 4, प्लस y2 की जगह दूसरा में 8 है, तो यहाँ रखेंगे 8, बटा हो जाएगा 2।
अब आप इसको हल कर लीजिए। 7 में 3 घटेगा तो 4, और 4 के आधा हो जाएगा 2। 8 4 12, 12 के आधा 6, 2,6 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 17 नंबर में देखिए, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए जो वर्गों की लंबाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जिसका लंबाई समान रहेगा केवल वही बहुलक निकल सकता है। समझ में आ रही है? वर्गों की लंबाई समान रहेगा तभी तो बहुलक निकलेगा, और असमान रहेगा तब बहुलक नहीं निकलेगा, फिर वर्गों की लंबाई अगर गड़बड़ रहेगा तो। इसलिए ऑप्शन नंबर 17 के ए करेक्ट आंसर। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 में इसका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक देखिए, पहले गिनिएगा कि कै गो है, सरिया लीजिए एक बार। तो सरियाइएगा तो आरोही क्रम में सरियाने पर, जब आरोही क्रम में सरियाओगे तो पहले सबसे छोटा हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8, यही ना होगा। तो टोटल कै संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है, और 5 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए माध्यक का सूत्र होता है, विषम के लिए माध्यक का सूत्र होता है n+1/2वां पद का मान। अब आप बैठाइए, n की जगह 5 है, 5 + 1/2वां पद का मान। तो 5 और 1 6, 6 के आधा 2, सॉरी 6 के आधा करेंगे तो 3वां पद का मान। अब 3वां पद बताइए कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा जो सरिया है उसमें देखना है। तीसरा पद 5 है ना, यह हो जाएगा 5। और इसका ट्रिक से कैसे निकालोगे? तो ट्रिक इसका ये है कि बीच में जो रहेगा केवल वही होगा, ठीक है? जो बीच में रहेगा, तो बीच में 5 है ना, तो वही 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो ट्रिक ये है, और बाकी लॉन्ग मेथड से आएगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इसका कौन सा पद 51 है? कौन सा पद 51 है? तो देखिए, पहले तो आप इसको देख लीजिए कि ए का मान कितना दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, पहला पद 11 है, और उसके बाद सारवंतर। तो सारवंतर निकालने का फॉर्मूला था T2 - T1। T2 की जगह 15 और T1 की जगह 11। तो 15 - 11 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना मेरा? 15 में 11 घटेगा 4। अब कह रहा है कौन सा पद 51 है? तो मान लीजिए कि जो nवां पद है ना वो 51 है। समझ गए? अब आप इसको फार्मूला के तौर पर बना दीजिए, a + n-1 × d का मान 51। समझ गए? a का मान यहाँ से मैंने निकाल ही लिया 11, तो यहाँ रखेंगे 11 प्लस n का नहीं जानते हैं × 1, और d का मान हो गया 4। अब बराबर में कितना है? 51 है। अब छोटू ये बताइए, 11 उधर माइनस में जाएगा तो बचेगा n-1 × d बराबर 51 में 11 घटा दो तो 40 हो जाएगा, और d की जगह 4 है तो यहाँ 4 रह देते हैं। तो n-1 का मान आ गया 40/4। तो 40/4 बोले तो 10। इसीलिए हमसे पूछा है केवल n का मान बताइए। तो 10 और जोड़ ये 1 हो जाएगा, तो 10 और 1 कितना होता है? 11। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर होगा 11। 11वां पद इसका 51 होगा। अब कहेगा सर ट्रिक से कैसे बताए, इतना लंबा कैसे बनाएंगे? तो जी हाँ, इसका ट्रिक बता देते हैं। आप लोग ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और ट्रिक बदल एकदम झटके में हो जाता है कि अगर n का मान पूछेगा ना तो पहले Tn और Tn में a घटा दीजिएगा, और उसमें सारवंतर से भाग दे के 1 जोड़ देना है। यही इसका ट्रिक है। सो आप लोग ट्रिक को भी बता देते हैं ट्रिक कैसे फॉलो होता है। देखिए, तो Tn कितना था? 51 था ना। अब 51 में 11 घटा देंगे पहला पद, और सारवंतर इसका निकाल लेंगे। 15 में 11 घटेगा 4, और इसमें लास्ट में 1 जोड़ दीजिए। 51 में 11 घटेगा 40, 40/4 10, और 10 और 1 कितना होता है? 11। देखिए तो झटके में आया कि नहीं? सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। झटके में बनाना है तो आप ट्रिक लगा लीजिए, और लॉन्ग बनाना है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम आप लोगों को जो एक्सप्लेन करके बता रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट का इंतज़ार रहेगा। 20 नंबर में एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है। समझ रहे हैं? तो आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, शंकु का और बेलन का, समझ रहे हैं ना? शंकु का और बेलन का। तो चलिए हम शंकु बटा बेलन लिख लेते हैं। ऊपर हो जाएगा शंकु का आयतन और नीचे हो जाएगा बेलन का आयतन। दोनों का व्यास भी इक्वल है, ऊंचाई भी इक्वल है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो शंकु का जब व्यास, तो फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन में? 1/3 पाई r² h। नीचे से बेलन,
पहले शंकु, हाँ सही है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बताइए, जब ऊंचाई या व्यास समान है तो ये तो कट जाएगा, तो सीधे बचेगा 1/3, यानी 1:3। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसको लिख सकते हैं ना 1:3, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 21 में कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी। अब ये बात तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में जो है 100% आने वाला क्वेश्चन है कि अगर रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो असंगत कब होता है ये भी बता देते हैं। असंगत का मतलब उसका कोई हल नहीं है तभी ना होता है, तो A1/A2 आ बराबर B1/B2 आ बराबर नहीं होता है C1/C2। और इसका जो आलेख होता है, इसका जो आलेख होता है वो ध्यान रखिएगा समांतर होता है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। समझ गए? इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आलेख समांतर होता है, समांतर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर में इतना बराबर 11 और इतना बराबर -24 के हल क्या होगा, लिख देते हैं। 2x + 3y का मान है 11 और 2x - 4y का मान कितना है -24। हल करने बोला था, डायरेक्ट यहाँ से घटा लीजिए, माइनस प्लस प्लस 2x कट जाएगा, 3y + 4y कितना हो गया 7y बराबर 24 और 11, तो यहाँ से आ जाएगा 35, यानी y का मान कितना हो जाएगा 35/7। अब काट देंगे तो आ जाएगा 7×5 = 35 यानी 5। देख लीजिए किस में y का मान 5 है, तो केवल यहाँ दिख रहा है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी ऑप्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एक ऑप्शन से ही देख लिए हैं तो बाकी ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में इस समीकरण का मान दे रखा है, x का मान 5 है तो y का मान क्या होगा, अब डाल दो ना x की जगह, x + 2y का मान 9 है और x की जगह 5 कर रहा है, तो लिख दीजिए 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 9। अब यहाँ से निकालेंगे 2y बराबर 9 में 5 घट जाएगा तो कितना आएगा 4। देखिए 9 आई प्लस में 5 है, माइनस में आएगा तो 4, y बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2। देख लीजिए y का मान पूछा था, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और फिर कह रहा है यहाँ पर, ये तो 23 नंबर का हो गया, कह रहा है 24 में, यदि रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखो अगर एक बिंदु पर काटता है तो इसका जो है शर्त क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और इस स्थिति में जो है ये जो समीकरण होता है वो अविरोधी समीकरण होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अविरोधी कह सकते हैं या फिर संगत हल कह सकते हैं, समझ में आ रही है, या प्रतिच्छेदी कह सकते हैं, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। सो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है? तो 24 का जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर का सवाल में कह रहा है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है, मतलब दो चर वाला समीकरण है और उसका आलेख समपाती, तो हम आपको एक बार याद दिला देते हैं समपाती कब होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर जब C1/C2 रहता है ना, तभी जाकर के इसका आलेख समपाती होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। समझ में आ रही है? अब आप बताइए, कहता है उनके हल कितने होंगे, तो इनका जो हल होता है वह अनेक हल होता है। समझ रहे हैं ना? अनेक हल होता है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर अनगिनत हल होगा। समझ में आ रही है? 26 में कह रहा है समीकरण का एक अद्वितीय हल है, तो बताइए क्या होगा। अब आप सबको अभी कुछ देर पहले बताए पीछे कि अद्वितीय कब होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 रहता है तब। अब आप इसमें मान बैठा दीजिए केवल, तभी आंसर आ जाएगा। A1 की जगह 1 है तो यहाँ 1/A2 की जगह 3 है, यहाँ रख देते हैं 3 बराबर B1 की जगह -2 है तो -2। अब B2 की जगह पर देखिए K है तो यहाँ रख देते हैं K। और अद्वितीय हल होता है तो बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हल करोगे, पहले तो ये कट गया और ये कट, एक मिनट, ये कट गया, दोनों कट गया क्योंकि दोनों में बराबर नहीं लगा हुआ है ना, ये क्रॉस मार्क नहीं है।
चलिए ये दोनों में देखते हैं कौन आंसर होगा। तिरछा गुना करिए, तब के गुने एक बराबर के, 3 दूना -6, तब के बराबर नहीं है 6। ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो बाई द वे ऑप्शन में आता है तो आप डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ से। इसको ज़्यादा लॉन्ग करके हमने बताए हैं, फिर भी बहुत ही शॉर्ट है। समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए एक और गजब का क्वेश्चन है 27 में। यदि कह रहा है द्वितीय समीकरण, एक बार द्वितीय जगह द्विघातीय होगा, गलती से द्वितीय लिख दिया है। द्विघातीय समीकरण इतना के मूल बराबर है तो पी का मान क्या होगा। तब मेरे छोटू याद रखिए कि अगर कह देगा कि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, तो समझ जाइएगा कि डी का मान 0 के बराबर होगा। या फिर डी का फॉर्मूला अभी बताए थे पहले ऊपर में, वीडियो के पहले में स्टार्टिंग में ही बता दिए है। डी बराबर होता है b² - 4ac, इसका मान 0। यहाँ से b² का मान आ जाएगा 4ac, क्योंकि यह माइनस में हो जाएगा प्लस में। अब बताइए मान बैठा दो यहाँ से, तो यहाँ से देखोगे a की जगह कितना 1 है, लिख देते हैं a का मान 1, और b का मान यहाँ देखोगे कितना है माइनस में p, और c की जगह दिखाओ 4, यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है। तो बैठा दीजिए, b की जगह रख देंगे -p² बराबर 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान यहाँ पर है 4। तो कुल मिलाकर कैलकुलेट करेंगे तो p करेंगे +p² बराबर 4×4 = 16, और इसीलिए p बराबर होगा ±16 का वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 28 में कह रहा है कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण पूछा है तो इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। तो देखिए याद रखिएगा द्विघात समीकरण का घात होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस रूप में है तो द्विघात समीकरण है, और नहीं है तो नहीं होगा। अब इसको देखिए पावर में 3 दिख रहा है, पावर में 3 नहीं होना चाहिए, पावर में मैक्सिमम 2 ही होता है, ये तो होगा नहीं। इसमें गौर से देखिएगा रूट के अंदर दिख रहा है x, और रूट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया, है कि नहीं। इसमें देखिए बटा में चला गया x², सो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि x की पावर ऐसे में -2 लिख सकते हैं। अब पावर कभी माइनस में नहीं होता है और ना ही भिन्न में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी द्विघात समीकरण का पावर रूट में नहीं रहेगा। समझ में आ रही है। भिन्न में नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, और माइनस में नहीं रहेगा, है ना, निगेटिव नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जब 3 को कट गया है तो ऑटोमेटिकली है कि सी राइट होगा। 29 में इसका मूल वास्तविक और समान है तो मूल क्या होगा। इस हिसाब से हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। सो आप लोग अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा या फिर याद रख लीजिएगा कि अगर कोई फार्मूला दे रहेगा, द्विघात समीकरण दे रहेगा ax² + bx + c = 0, और इसके मूल क्या है ना कि मूल कहेगा कि समान है। समझ में आ रही है। और जब कह देगा मूल समान है तो हमेशा याद रखिएगा अल्फा और बीटा का मान केवल -b/2a होता है। यही एक इसका फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा का मान -b/2a होता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये चेक कर लेना है कि ये जो हम लिखे वही होना चाहिए, चेंज रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। समझ गए छोटू। इसके बाद ध्यान दीजिएगा 30 नंबर का सबसे धाकड़ क्वेश्चन है। इसके मूल बराबर है तो बताइए इसमें से क्या होगा। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि b² बराबर क्या होता है 4ac, बताया था कि नहीं बताया था। या फिर आप यहाँ से निकाल लीजिए, मूल बराबर है d बराबर 0, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर 0। एक बार देख लीजिए सब a b c सही जगह पर है। जी हाँ सही जगह पर है, तो एब्सोल्युटली यहाँ से हो जाएगा b² बराबर 4ac। होगा या नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, मिटा देते हैं इसको। कह रहा है 31 नंबर में कि द्विघात समीकरण इतना का घात क्या होगा। पहली बात तो ये द्विघात खुद से बोल दिया है, तो दो घात वाला समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं, तो इसका घात हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है। 32 कह रहा है यदि x का मान इतना है तो x + 1/x का मान क्या होगा।
पहले इसका तोड़ने के लिए सीख लीजिए, वर्गमूल कैसे निकलता है ऐसे में। 7 + 4 रूट में 3 है, समझ में आ रही है। तो पहले इसको ऐसे करना है, यहाँ पर केवल 2 होना चाहिए, कंडीशन लगा लीजिए। तो 7 + 2 होना चाहिए, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2। तो ये बाहर में 2 है, तो अंदर में 2 गो रहता है तब ना बाहर एगो निकलता है, इसको अंदर भेज देंगे। तो यहाँ रह जाएगा 2, अंडर रूट में हो जाएगा 3 गुने, जब 2 है अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। तो इस हिसाब से 7 + 2 रूट 4 तिया 12। अब 12 क्वेश्चन से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 4 तिया 12 और 4 3 7, आप दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। अब प्लस रहेगा प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा माइनस लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और प्लस में √3। तो जानते ही किसका मान निकला, ये केवल x का मान निकला, समझ में आ रही है। यहाँ से अब आपको 1/x भी निकालना है। तो जब आप 1/x निकालोगे तो ये प्लस है केवल माइनस हो जाएगा, तो 2 - √3। अब आप बताइए x + 1/x, यानी x की जगह रखेंगे ये वाला, समझ रहे हैं ना, x की जगह हम केवल रखेंगे ये वाला। तो 2 + √3, फिर प्लस 1/x की जगह रखेंगे ये वाला, 2 - √3, -√3 + √3 कट गया, तो 2 2 कितना आएगा, 4 ही नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, समझ गए ना। अब हाँ, मान लेते ज़्यादा एक्सप्लेन आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, या फिर ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन को हम जरूर बताएंगे। पर उसके लिए आप लोग कमेंट, हम आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप लोग अगर ज़रूरत रहेगा तो फिर हम कमेंट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखिए छोटू, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर में कि इसका विवेचक क्या होगा। फाइनली ये फिर से आपसे पूछा है डी का मान, फार्मूला होता है b² - 4ac। पहले तो आप a का मान लिख लो, यहाँ से a की जगह 3√3 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 3√3। b का मान भी लिख लेते हैं, b का मान 10 है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 10। और c का मान यहाँ देखोगे रूट में 3 है, तो यहाँ हो जाएगा √3। अब बैठा दीजिए इसका मान, b की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर, -4 × a की जगह 3√3 इंटू c की जगह केवल में √3, 10 का स्क्वायर 100 और 4 तिया 12 और √3 गुने √3 कितना होता है 3, तो हो जाएगा 100 और माइनस में 12 तिया 36, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लियर छोटू। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो, ये अगर अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हम आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।